और नमस्कार दोस्तों। टीचर्स ऑफ बिहार के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उमाकांत, बांका बिहार से। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे, समुदाय एवं शिक्षकों के प्रति अपनी जिम्मेवारी का बखूबी बिहार की सबसे प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार की टीम अपने फाउंडर श्री शिव कुमार के नेतृत्व में लगातार निर्वहन करती रही है। लॉकडाउन में भी बिना लड़खड़ाए, चाहे स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन लाइव क्लासेस हों या कोविड-19 से बचाव एवं टीकाकरण के प्रति आम लोगों में जागरूकता, बालिकाओं या महिलाओं के माहवारी स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस हो या साइबर क्राइम के प्रति आम लोगों में जागरूकता, इन सभी विषयों पर निरंतर हमारी टीम लेटेस्ट टॉक शो के माध्यम से अवेयर करती रही है। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नया विषय, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। इस पर डिस्कशन में शामिल होने के लिए मौजूद हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जानी मानी हस्तियां आज हमारे साथ। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी श्री चंद्रशेखर प्रसाद साहू, जो प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद से हैं, जो पिछले साल जिन्होंने राजकीय पुरस्कार जिन्हें मिला था, मैं अपने टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए। जी साहू सर। नमस्कार सभी को। और यह टीचर्स ऑफ बिहार का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, लेटेस्ट टॉक। और इसके अंतर्गत टीचर्स ऑफ बिहार अपने विशेषज्ञों के माध्यम से अभी जो सामयिक मुद्दे होते हैं, जो बहुत ही जरूरी इश्यूज होते हैं, उस पर वह विशेषज्ञों को आमंत्रित करता है और चर्चा परिचर्चा करके उन विषयों पर जो सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान और निवारण करता है। तो टीचर्स ऑफ बिहार जो है, पूरे बिहार के शिक्षकों का मान है, सम्मान है, गौरव है। और यह बिहार के शैक्षिक परिदृश्य को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आज का यह जो कार्यक्रम है, वह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से संबंधित कुछ सवाल, कुछ मुद्दे, कुछ अनसुलझे इश्यूज पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पर हमारे जो आगत अतिथि हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वह कुछ ही देर में हम लोगों के बीच आएंगे और चर्चा परिचर्चा का सिलसिला शुरू होगा। जी थैंक यू प्रसाद साहू, हमारे टीचर्स ऑफ बिहार के ई मैगजीन के चीफ एडिटर भी हैं, जिनका आप ई मैगजीन अक्सर समय समय पर आप पढ़ते रहते हैं। तो अब साहू सर, टीचर्स ऑफ बिहार के बारे में एक कुछ चंद पंक्तियां हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। टीचर्स ऑफ बिहार का जो प्रयास है उसके लिए कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। तो टीचर्स ऑफ बिहार का प्रयास भी इसी तरह का है। तो साहू सर, अब हम अपने टेक्निकल टीम से निवेदन करेंगे, आज के जो बट वृक्ष की छाया देने वाले हैं हमारे सबसे आदरणीय अतिथि एहसन सर, कई जिलों में अपने जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद को सुशोभित कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में बांका उन्नयन के नाम से जो उनके योगदान से जो हमारे महानायक जो अभी वर्तमान में डीएम कुंदन कुमार, श्री आदरणीय कुंदन कुमार बेतिया हैं, उनके नेतृत्व में सौभाग्य प्राप्त हुआ था और बांका में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। तो सर, वेलकम है एहसन सर टीचर्स ऑफ बिहार के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर। और आपको याद होगा कि वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन से आप लोग का टीचर्स ऑफ बिहार शुरू हुआ था, मुझे याद है कि आपने सबसे पहले आके मुझे ये बात बताया था। और मुझे खुशी है कि मैं उसी दिन से लगभग आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। और आप लोगों को शिक्षकों को जोड़ने में भी मुझे लगता है कि कुछ सहायता की थी। और मुझे यह भी खुशी है कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और आप लोगों से बात करने का मौका मिला। उमाकांत जी, बहुत दिन बाद मैं आपको लाइव देख रहा हूँ, आपका भी कोई बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोग जुटे होंगे बांका के या अन्य जिलों से। पप्पू जी दिखाई दे रहे थे थोड़ा देर पहले। जी, पप्पू जी हमारे साथ होंगे सर।
पप्पू जी हमारे साथ होंगे सर। हाँ जी। तो सर हंसते तो हम लोग रोज हैं लेकिन खुश आज हुए हैं। बांका के लोग कल हमसे कह रहे थे हंसते तो हम रोज हैं लेकिन कल हसन सर से मुलाकात होगी तो कल खुश होने का मौका मिलेगा। तो सर अब हम अपने अगले अतिथि जो हमारे डायनामिक पर्सनालिटी हैं शिक्षा विभाग के, हम चाहेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन योगेश सर जी। बहुत ख्याति है सर का भी युवा पदाधिकारी के रूप में शिक्षकों के बीच में। वेलकम है सर। सबको नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका मिला है। और ये मैं रेगुलर इसको फॉलो करता हूँ आप लोगों के प्लेटफॉर्म को। और ये मैं देख रहा हूँ लगातार कि आप लोगों ने किस प्रकार से बिहार के शिक्षकों के लिए एक तरह से जो टेक्निकल फील्ड में जो एक सोशल प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया है और लगातार आपके साथ जो शिक्षक जितने जुड़े हुए हैं, ये इसके लिए मैं आप सबों का आभारी हूँ और बिहार के शिक्षकों की तरफ से भी आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। और थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत दिल से आभार सर। अब आज जो दो हमारे और गेस्ट हैं जिस पर हम शिक्षकों को नाज है, हम बुलाना चाहेंगे बांका से ही, अभी वर्तमान में हवेली खड़गपुर में व्याख्याता के पद पर हैं हमारे पप्पू हरिजन सर, लेकिन बांका यूएमएस कुल्हड़िया अमरपुर ब्लॉक में रहते हुए उन्होंने नेशनल अवार्ड अचीव किया था। वेलकम है पप्पू सर आपका, बहुत खुशी हुई जी। दोनों सर को मेरा प्रणाम और टीचर्स ऑफ बिहार के सभी सदस्य को मेरा नमस्कार। आज सर जी जी जी, आज हसन सर की याद तो पहले आती भी थी, आज मैं देख पा रहा हूँ। और इनके समय में जो बांका जो ऊंचाई कुछ हुआ है उसके लिए बांका सब दिन ऋणी रहेगा इनका। और मैं भी ऋणी हूँ। सर के सानिध्य में रह के मैंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी प्राप्त किया था। उस समय सर भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्य के लिए। शुक्रिया पप्पू सर। और बहुत सौभाग्य है कि एहसन सर जहां जहां रहते हैं वहां वहां के लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल ही जाता है। अब दूसरे हमारे जो शिक्षक हैं जिन पर हम गर्व आज कर रहे हैं वो है हमारे मधुबनी जिला जितवारपुर से हेमंत कुमार जी। जी, उन्हें भी नेशनल टीचर्स अवार्ड 2017 में मिला था और सौभाग्य था कि सर उस जिले का भी प्रतिनिधित्व एहसन सर ने किया है। तो आइए, वेलकम है हेमंत सर। जी सर प्रणाम। सबसे पहले हम हसन सर का और योगेश सर को प्रणाम करते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में आकर के हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाए हैं। खास करके हसन सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल 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 आ रही है सर जी। इसके बाद श्री पप्पू हरिजन सर का मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं और टीओबी के सभी टीम को, खास करके शिव कुमार जी, उमाकांत सर और जो हमारे चंद्रशेखर सर हैं जिनको पिछले साल ही राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। सौभाग्य मेरा है कि आज हम हसन सर के पास हैं। उनका योगदान मधुबनी जिला कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जब वह मधुबनी में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर सुशोभित थे, सौभाग्य था मेरा कि मेरे विद्यालय पर भी वह गए थे और उन्हीं के अनुशंसा से ये राष्ट्रीय सम्मान के लिए मेरे आवेदन को, उस समय ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं थी, ऑफलाइन प्रक्रिया थी, और सर ने, हमको याद है कई घंटों लगा सर को, एक एक सिग्नेचर लगभग 500 से 1000 सिग्नेचर सर किए थे। और वह सौभाग्य रहा हस्ताक्षर से आज हम उस मुकाम को 2017 में भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किए। इसलिए हम हसन सर को तहे दिल से आज देख भी रहे हैं और उनको हम तहे दिल से नमस्कार प्रणाम दोनों करते हैं। और इस टीम को जो उन्होंने हमको जोड़ने का काम किए हैं टीचर्स ऑफ बिहार से, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया। हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले हम अपने सभी अतिथियों का टीचर्स ऑफ बिहार के इस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
अतिथि देवो भव। आप हमारे लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से महत्वपूर्ण समय निकाला है, यहाँ उपस्थित हुए हैं, और निश्चित रूप से इस सबों से हम सबों का प्रोत्साहन मिलेगा। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। कुछ चंद पंक्तियों से मैं कार्यक्रम का शुरुआत करना चाहता हूं आप सबों के लिए, क्योंकि शिक्षा विभाग से जो हमारे साथ पदाधिकारी हैं, हमारे शिक्षक हैं, निश्चित रूप से गर्व है हमारे शिक्षा विभाग को। तो कुछ चंद पंक्तियां आपके सेवा में समर्पित है। नाज है हमें आपके बुलंद इरादों पर, नाज है हमें आपके बुलंद इरादों पर, हजारों सम्मा कुर्बान है आपके जैसे रोशन चिरागों पर। हालात बदल जाते हैं जमाने के जिनके इशारों पर, वह कोहिनूर है आप जिनकी चमक है सितारों पर। तो सर, वेलकम है सभी अतिथियों का, और हम अब चाहेंगे साहू सर से। साहू सर, आप शुरुआत करें हमारे एहसन सर से, अपने पहले जो आपके मन में विचार है उसको लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आगत अतिथियों का। और बहुत ही शिक्षा के प्रति समर्पित पदाधिकारी जब किसी मंच पर होते हो तो कार्यक्रम की गरिमा बढ़ जाती है। तो मैं इस रूप में हसन सर का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सर की ख्याति हम लोगों ने भी सुना है। और शिक्षा के प्रति कर्मठ पदाधिकारी जब किसी शिक्षक के प्रति अपनी संवेदना रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं और शिक्षा के विकास के लिए लगातार प्रयास करते हैं, तो वह क्षेत्र की तस्वीर ही बदल जाती है। बांका का तस्वीर बदला है। सर के दिशा निर्देशन में यह जिला ऊंचाई को प्राप्त किया है। मैं समझ सकता हूं कि शिक्षा के प्रति सर का कितना लगाव और कितनी आत्मीयता रही होगी। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो टीचर्स ऑफ बिहार मंच पर आज हम लोग एक कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और यह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 का ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है सर। और यह 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है शायद। तो सर, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा में जो नवाचार हैं उससे आप जुड़े हुए हैं। किस प्रकार के शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार मिला हुआ है, सब सर आप बहुत नजदीक से इसको देख रहे हैं। तो सर, आपसे मेरा जानना होगा कि बिहार के शैक्षणिक परिदृश्य में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को आप कैसे देखते हैं। सर, आपसे निवेदन होगा कि बिहार के शैक्षणिक परिदृश्य में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को आप कैसे देखते हैं सर। अरे देखो यार, बुटू कैसे हट गया रे। एहसन सर का लगता है नेटवर्क इशू हो गया है, और सर का कैमरा नहीं पता है, कोई ऐसा कॉल आ गया। आप ये पर रहिए। सर का बहुत स्वागत है। और हम सर यह कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो योगदान है वह बिहार के शिक्षकों ने महसूस किया है। आपने जिस स्नेह से, जिस लगन से जहां भी रहे हैं वहां के शिक्षा को समृद्ध ही किया है। शिक्षकों को प्रोत्साहित किया, नवाचार को प्रोत्साहित किया, और तरह तरह के जो शिक्षा में ऊंचाइयां हो सकती थी सर, उसको आपने प्रदान करने का कार्य किया है। तो सर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 जुलाई तक है, और इसमें शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। तो सर, इस राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को बिहार के शैक्षणिक परिदृश्य में आप कैसे देखते हैं। सर, थोड़ा इंटरप्ट करेंगे साहू सर। एहसन सर, थोड़ा सा कैमरा जो आपका फेस है वो कट रहा है, थोड़ा कैमरा के अंदर लाइए सर। एहसन सर जी, थोड़ा सा चेहरा आपका कट रहा है, और थोड़ा क्या और नीचे, और थोड़ा सा चेहरा पूरा कैमरा में आना चाहिए। जी 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 सर, जी जी सर, बिल्कुल ठीक है सर, जी कहा जाए। जी सर, आवाज थोड़ा देख लीजिए सर, आवाज आपकी नहीं आ रही है। एहसन सर की आवाज नहीं आ रही है। माइक सर का म्यूट किया हुआ है सर। हाँ, अभी ठीक है। अब आवाज आ रही है। जी 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 सर, जी सर, जी। ऐसा है कि हमारे जो शिक्षक भाई हैं या जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं,
उनके लिए या शिक्षा विभाग की समझिए कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार पाना। एक आदमी जब राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार पाता है तो न केवल वो स्वयं पाता है बल्कि उस स्कूल के सभी लोग पाते हैं, उस ब्लॉक के सभी लोग पाते हैं, उस जिला के लिए बहुत सम्मान की बात होती है और उस राज्य के लिए भी एक तरह से बहुत सम्मान की बात। मुझे याद है कि जब हम अभी तक जहां जहां पोस्टेड रहे हैं, अररिया में मेरे रहते हुए एक भरगामा के टीचर थे, उनको हम लोगों ने अपने अनुशंसा से, ये 2010 की बात है, उनको पुरस्कार मिला था। मधुबनी में जब मैं था तो मैंने अनुशंसा किया, बहुत कठिन अनुशंसा थी हेमंत जी की, बहुत लग उनके एक एक चीज को हम लोगों ने देखा और भेजा, और पप्पू जी का भी। तो वहां पर जो खुशी हुई, ये लगा कि एक इतनी बड़ी उपलब्धि है जो सारी उपलब्धियों से बढ़ के है शिक्षा विभाग की, कि उस जिला के लिए कोई राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता, अब तो और ज्यादा पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद से पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये सबसे मैं ये समझूं कि शिक्षा विभाग के एक डीओ के नाते या स्कूल के टीचर के नाते अगर किसी की सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए प्राप्त करना है या राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करना है। उमाकांत जी, आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले साल जब मैं वहां पर था तो हम लोगों ने एक साथ राजकीय और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बांका के लिए दोनों के लिए प्राप्त किया। सुमन जीत ने प्राप्त किया था राजकीय शिक्षक पुरस्कार, जो उन्नयन बिहार की सबसे फर्स्ट लीडर थी, और पप्पू जी तो लगातार कई साल से ट्राई कर रहे थे, उनके स्टेट में भी गए, कई बार गए, लेकिन अंततः उनका परिश्रम फल लाया और उन्होंने बहुत अच्छा किया। काफी प्रशंसा हुई उनके प्रेजेंटेशन की, और हमेशा इनोवेटिव आइडियाज में पप्पू जी जो है आगे रहे हैं। हेमंत जी को भी मुझे याद है, बहुत इनका स्कूल जितवारपुर है शायद, मधुबनी का सबसे अच्छे मिडिल स्कूल्स में से एक माना जाता था, या यूं कहे कि सबसे अच्छा मिडिल स्कूल मेरे जमाने में था, हम लोग जाते भी थे वहां पर। तो उसका भी इनको पुरस्कार मिला, काफी उनको खुशी हुई होगी। मुझे यह भी याद है कि जब इनको पुरस्कार मिला था इन्होंने तुरंत मुझे फोन किया था कि सर मुझे मिल गया, तो मुझे भी काफी खुशी हुई। तो एक शिक्षक के लिए ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार पाना एक सिर्फ शिक्षक के लिए ही नहीं, शिक्षा समाज के लिए ही नहीं, बल्कि उस जिला के हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। पप्पू जी को जब राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो सबसे पहले हमारे तत्कालीन डीएम साहब ने कहा कि उनको सबसे पहले बुलाइए, हम लोग पहले उनको अपने यहाँ से सम्मानित करें। तो हमको तो लगता है कि ये शिक्षक के लिए, एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि वो एक शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करे। जी बहुत शुक्रिया सर। और जी अब जी, और आपने जो है इस बात को महसूस किया कि जब शिक्षक को पुरस्कार मिलता है तो वह पुरस्कार केवल उसका अपना नहीं होता है, बल्कि वह पुरस्कार उस विद्यालय का होता है, उस ब्लॉक का होता है, उस जिला का होता है, उस विभाग का होता है, पूरे बिहार का होता है, पूरे शिक्षक समाज का होता है। सही कहा सर आपने। पूरे जिला प्रशासन का होता है। मुझे लगता है कि जब पप्पू जी को पुरस्कार मिला था तो पता नहीं उनको तो बहुत खुशी हुई होगी, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उमाकांत जी यहाँ बैठे हुए हैं और लोग बैठे हैं, मेरे ऑफिस के पूरे स्टाफ थे, सभी लोग बेहद प्रसन्न थे। इतना प्रसन्न कि उतना प्रसन्न मैंने इवन एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के एक सहायक भी थे या एसएससी ऑफिस के कोई भी आदमी था, सभी लोग एक दूसरे को विश किया कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है कि इतना बड़ा पुरस्कार ले तो आए पप्पू जी, लेकिन हम लोगों का भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान है। हम लोगों ने कहा कि भाई मैंने अनुशंसा किया, सभी लोगों ने कहा कि सर, अब किसी ने कहा कि हमने इसको भेजा, ये किया, कुछ गलती थी उसको सुधारा, इस तरह से किया, तो हर आदमी, पूरा जिला गौरवान्वित होता है, पूरा समाज गौरवान्वित होता है। उसमें लगता है उस्मान जी हुए थे उस दिन कि सर एक और उपलब्धि हम लोगों की जुड़ गई जिस दिन पप्पू जी का था। हेमंत जी के बारे में है कि हेमंत जी को जब पुरस्कार मिला तब तक मेरा अनुशंसा करने के बाद से मैं वहां से ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन फिर
जी फिर लेंगे आसन सर से, फिर हम लोग बात करेंगे। हमारे दूसरे अतिथि हैं साहू सर। हम लोग अब चाहेंगे अपनी टेक्निकल टीम से कि हमारे योगेश सर को स्क्रीन पर लाएं, और अगला जो हमारे मन में इच्छा है जानने का योगेश सर से कि सर आपकी भी पर्सनालिटी एहसन के सर की तरह ही पूरे शिक्षकों के बीच जा रही है। भले ही फील्ड में हम लोगों को देखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन बहुत उम्मीद है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के संदर्भ में सर जो एक सवाल है मेरे मन में, वह यह है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का शैक्षिक गुणवत्ता किस प्रकार प्रभावित करता है। जी इस पर थोड़ा सा आप विचार व्यक्त करें सर। फिर से सबको नमस्कार। जो ये उमाकांत जी, जो ये आप सवाल आपने पूछा है उसके संबंध में पहले ये मैं बता दूं कि कोई भी पुरस्कार हो, चाहे वो शिक्षक पुरस्कार हो या किसी भी फील्ड का पुरस्कार, यदि उस फील्ड से संबंधित व्यक्ति को हम लोग देते हैं तो निसंदेह है कि वो व्यक्ति उसके लिए और अपना जो यदि वो 50% एफर्ट लगाता है उस काम को करने के लिए, तो मैं मान के चलता हूँ कि यदि आप उसे पुरस्कृत करते हैं उस एफर्ट के लिए, तो वो अपना 100% और बढ़ाकर 200% योगदान देगा उसमें। तो यही आप शिक्षक पुरस्कार को भी देखिए इस रूप में कि अगर हमारे राज्य के लोगों शिक्षकों को किसी भी शिक्षक, हमारे राज्य के लिए अभी इस बार जो शिक्षक पुरस्कार में 6 सीटें हैं, ये आप उस वक्त की कल्पना कीजिए जब ये 6 की 6 सीटें हमारे राज्य के 6 शिक्षकों को प्राप्त होती है। क्या मतलब हम लोगों का ये एक मैसेज जाएगा पूरे देश में कि बिहार के शिक्षक इतने काबिल हैं, इतने उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि राष्ट्रीय स्तर पर देखिए इनका ऐसा परफॉर्मेंस है। और जब इस तरह के मैसेज आते हैं तो एक हम लोग का जो पॉजिटिव मैसेज एक जो एक उसको दृश्य बनता है, दिखता है कि अभी मतलब जो बिहार की स्थिति जो पहले काफी मतलब पिछड़ी हुई थी शिक्षा के क्षेत्र में, अभी हम लोग बहुत नीचे पायदान पे चल रहे थे। धीरे धीरे आप लोगों के मतलब शिक्षकों के एफर्ट से इतना मतलब वो ऊपर आ रहा है। अभी जो हम लोग के खासकर सरकारी विद्यालयों के शिक्षक एक तरह से देखा जाए तो उनका जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है, हम लोग के यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट विद्यालयों में या ज्यादा फीस नहीं दे करके जा सकते हैं, उन लोग के लिए जो सबसे ज्यादा उन लोग का योगदान है कि वो उन लोग को अपना जो एफर्ट से पढ़ाते हैं और नए नए तरीकों से, नए नए इनोवेशन से उन लोग को जो पढ़ने की इच्छा जगाते हैं। जो हमारे ग्रुप है देखा जाए जो बच्चे हैं वो अब देखिए कि मुख्यतः ऐसे होते हैं जिनके लिए पढ़ाई प्राइमरी चीज नहीं होता है। उनके लिए पढ़ाई अगर मतलब एक तरह से खाने पीने या फिर जो भोजन कपड़ा ये सब के बाद आता है। तो ये आप ही लोगों का योगदान है कि आप उनमें पढ़ाई को टॉप प्रायोरिटी पे लाते हैं ताकि वो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले पढ़ने के लिए जाएं। तो ये जो कोई भी पुरस्कार अगर आपको या किसी शिक्षक को मिलता है तो जैसा कि हसन सर ने बताया कि वो केवल उस शिक्षक के लिए पुरस्कार नहीं होता है, वो उस पूरे स्कूल के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे जिला के लिए वो पुरस्कार होता है। तो इससे पूरा आपका एक तरह से वो विद्यालय तो गौरवान्वित होता ही है, आपके जिले को, आपके राज्य को भी एक और प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस तरह के कार्य करें ताकि वो आगे हम लोग को भी अगली बार वो पुरस्कार मिल पाए और अपने एक सम्मानजनक एक जो छवि है अपनी, अपने स्कूल की, अपने जिले की और पूरे राज्य की अब सबके सामने एक प्रस्तुत कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, और आप हमारे साथ बने रहें सर। और हमारे 2 गेस्ट और हैं साहू सर। हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे पप्पू हरिजन सर को स्क्रीन पर लाया जाए, और साहू सर आपका सवाल उनसे होगा। जी पप्पू सर का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस टीचर्स ऑफ बिहार के लेटेस्ट टॉक कार्यक्रम में सर आए हैं। और सर के आगमन से ही टीचर्स ऑफ बिहार का पूरा परिवार गदगद है।
और जितने भी इस कार्यक्रम से शिक्षक जुड़े हुए हैं या बिहार के शिक्षक हैं, सर के व्यक्तित्व से, सर के पर्सनालिटी से प्रेरणा लेते हैं। इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, इनके द्वारा जो नवाचार किए गए हैं, पूर्व में भी कई प्रकार के पुरस्कार, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया है। मध्याह्न भोजन में भी सर को पुरस्कार मिला है। तो देखिए, किसी शिक्षक को ऐसे ही पुरस्कार नहीं मिलता है। उसके लिए वह कितना संघर्ष करता है, कितना परिश्रम करता है, अपने जी जान को, पूरे खून पसीने से विद्यालय को सींचता है, पौधों को जो विद्यालय में बच्चों के समान है उनको उर्वर बनाता है। तो सर की जो उपलब्धि रही है, सर का जो योगदान रहा है, वह बिहार के शैक्षिक परिदृश्य में बहुत ही उत्तम है, गौरवान्वित करने वाला है। तो सर से मेरा सवाल ये होगा कि सर, अभी राष्ट्रीय साहू सर इंटरप्ट थोड़ा करेंगे। हम लोग शिक्षक पुरस्कार को समझने से पहले पप्पू सर से वो सवाल कर लीजिए कि शिक्षक पुरस्कार ग्रहण करते समय आंखों के सामने बिहार के शिक्षकों की कैसी तस्वीर घूम रही थी। जी सर, जी मैं वही प्रश्न कर रहा था। जी 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 कि सर, आप बिहार के शिक्षकों का मान बढ़ाया है सर, बिहार के शिक्षकों का नाज है आप पर, और वह पल कितना गौरवशाली रहा होगा, वो कितना हर्षदायक क्षण रहा होगा जब आप बिहार का प्रतिनिधित्व आप राष्ट्रीय मंच पर कर रहे होंगे और आप राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो रहे होंगे। तो सर, जब आप पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे तो आपके मन में बहुत से ख्याल आ रहे होंगे, नजरों में बहुत दृश्य घूम रहे होंगे। तो सर, बिहार के शिक्षकों की कैसी तस्वीर उस समय आपकी नजरों में घूम रही थी जब आप राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो रहे थे? ऐसा है ना कि जब हम पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे, हमको पहला दिन जो विद्यालय का था, पहला दिन याद आ गया। याद क्या था कि उस समय हमारे सर एहसन सर ही थे। जब मेरी पोस्टिंग कुलरिया के लिए किया गया था, तो वहाँ ना तो चार दीवारी थी, ना कुछ था, कुछ पशु वगैरह बंधे हुए थे। तो सर से हम रिक्वेस्ट भी किए कि सर, हम तो दूसरे वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, जैसा विद्यालय है हमको दूसरे जगह भी दे दिया जाए। लेकिन सर का एक वक्तव्य हमको याद है आज भी। बोले, पप्पू, अगर सब अच्छे स्कूल चले जाए तो वैसे स्कूल का क्या होगा जहाँ तुम गए हो। सर की बात को हम अपने लिए, और फिर धीरे धीरे मैं काम किया उस पर। तो मेन क्या था कि वहाँ गरीबी बहुत ज्यादा थी। बच्चे को, जैसा कि योगेश सर बता रहे थे, कि शिक्षा जरूरी नहीं बल्कि भोजन बहुत जरूरी। बोलता है स्वस्थ तन होगा तब स्वस्थ मन होगा, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं मध्याह्न भोजन योजना पे, जो वो वर्षों से बंद था किसी कारणवश, सामाजिक कारण से, और शिक्षकों को वहाँ यहाँ तक कि मारपीट भी होता था, तो वहाँ मध्याह्न भोजन चलने नहीं देता था। तो उस स्थिति में मैंने प्रशासन वगैरह से, सर से मदद लेके वहाँ मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जब शुरू की, तो जितने गरीब बच्चे थे वो आने शुरू किए। इसके बाद आना जब शुरू हुआ तो फिर धीरे 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 हम उसको एजुकेशन के तरफ लेके चले। तो धीरे धीरे मेरा नामांकन बढ़ता गया। इस क्रम में हमको ये नहीं था कि हमको पुरस्कार लेना। उस समय पुरस्कार के बारे में मेरी बहुत कुछ की जानकारी नहीं थी। एक दिन एक पदाधिकारी महोदय आए, तो उन्होंने जब देखा मेरे स्कूल को तो बोला कि आप ट्राई कर सकते हो। तो उसी में मैंने ट्राई किया। तो दो बार तो मैं उस सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन तीसरा बार जो है मुझे पुरस्कार मिला, और मैं बहुत ही गौरवान्वित भी हुआ कि बिहार के लिए कि मुझे पुरस्कार मिला है। पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए एक सम्मान की बात है कि हमारे बिहार से भी पुरस्कृत होते हैं शिक्षक। हालांकि 6 सीट है हमारे यहाँ, अमूमन हम 1 या 2 ही ले पाते हैं अदर स्टेट के बनिस्पत। और हम अगर चाहें कि शिक्षक अगर चाहे वो पुरस्कार पाने के हैसियत से काम ना करे, वो केवल काम करे बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए, शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए, तो शायद पुरस्कार बहुत कठिन चीज नहीं है। वो केवल काम करे, पुरस्कार वो उनको मिल जाएगा।
जी, बहुत शुक्रिया सर। और हम चाहेंगे इसी विषय पर जो प्रश्न पप्पू सर के लिए था, हमारे जो दूसरे गर्व करने वाले शिक्षक हैं हेमंत सर जी, टेक्निकल टीम से निवेदन है कि उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए। और हेमंत सर, आपके लिए भी वही अनुभव बताएं कि राष्ट्रपति पुरस्कार लेते हुए आप कैसा महसूस कर रहे थे बिहार के शिक्षकों के दृष्टि से। निश्चित टीओबी टीम को धन्यवाद इसके लिए। वह दिन मुझे याद है, 5 सितंबर 2017 विज्ञान भवन, जब मुझे उपराष्ट्रपति, उस समय संयोग था, तो उपराष्ट्रपति के हाथों उस वर्ष पुरस्कार वितरण हुआ। जब ले रहे थे तो बिहार के परिदृश्य मुझे झलक रही थी, और मेरा जब क्रम आया, बिहार के उस साल 6 शिक्षकों को दिया गया। संयोग से एक शिक्षक को किसी कारणवश भारत सरकार ने मापदंड से हटा दिए, ये सीतामढ़ी के शिक्षक थे। 6 शिक्षक को उस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। वह क्षण मेरे लिए गौरवशाली क्षण था। बिहार के शिक्षकों के लिए बिहार के गौरव की बात थी। हम देख करके मेरे आंखों में आंसू झलक आया। वह पल आज तक हम नहीं भूल पाए हैं, जब उपराष्ट्रपति महोदय हम लोगों को वह पुरस्कार हाथ में दिए। कुछ ही क्षणों के बाद राष्ट्रपति के यहाँ हम लोग को जाने का राष्ट्रपति भवन मौका मिला। जो राष्ट्रपति महोदय ने संबोधन कर रहे थे, उनका वह बातें मुझे अभी भी याद है। मैं अक्षरशः अपने विद्यालय में उसका पालन भी करता था, अभी भी कर रहा हूं। उस समय मैं सहायक शिक्षक के पद पर था। राष्ट्रपति महोदय बोले कि टीचर तो बहुत रहते हैं जीवन में पढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ टीचर यादगार हो जाते हैं, और छात्र भी बहुत होते हैं। आप उस गरीब छात्र को, जिनको कॉपी कलम या बस्ता लेकर नहीं आते हैं, वह मेधावी यदि हैं, उनको पढ़ाने का काम करें। और मैं पहले भी ये करता आ रहा था, और उस दिन के बाद से मैं उस गरीब छात्रों को, और भी जो नहीं बस्ता लेकर आते हैं, उनको कलम कॉपी या और संसाधन मुहैया करा करके निश्चित रूप से उसको पढ़ाते हैं अलग से। और उनको जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, या नेतरहाट की हुई, नेतरहाट तो अपने यहाँ नहीं है, अब ये समाप्त हो गई है। जो नवोदय की परीक्षाएं होती है, या राष्ट्रीय आय समेगा छात्रवृत्ति की परीक्षाएं, उसमें हम बच्चों को सम्मिलित कराते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय की वह बातें मुझे याद है, और बिहार के लिए गौरवशाली पल होता है जब बिहार के शिक्षक वो पुरस्कार लेते हैं। और प्रदेश, हमें बिहार से भी फोन मिला, और जब पुरस्कार लिए तो सबसे पहले मैं अपने हसन साहब को फोन किए, और वर्तमान में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के थे श्री राजेंद्र मिश्र, उनको भी मैंने फोन लगाया। और मुझे बहुत ही बिहार के बहुत सारे शिक्षकों से, जिले के भी शिक्षक बहुत गौरवान्वित हुए। यह पुरस्कार मुझे ही नहीं मिला, हसन साहब बोले हैं, सही बात बोले हैं, क्योंकि वह सही बात को देखे हैं नजदीक से। यह विद्यालय के लिए पुरस्कार था। हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रखंड के हों, जिले के हों, सभी गौरवान्वित हुए। वह पुरस्कार मुझे जब प्राप्त हो रहा था, सभी लोग गांव में, विद्यालय में, जिले में टीवी पर देख रहे थे पुरस्कार को, किस तरह हेमंत सर को पुरस्कार दिया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। वह गौरवशाली क्षण को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो क्षण मुझे मिला, वह सभी शिक्षकों को मिले। हमारे बिहार के जो भी अभी टीओबी ये टीम जो है, टीचर्स ऑफ बिहार जो आयोजन कर रही है, अल्प समय है मेरे पास, लेकिन हम उससे हिम्मत नहीं हारते हैं। हमारे शिक्षक यदि रजिस्ट्रेशन किए हैं तो बहुत अच्छे, नहीं है तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें, और जो हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग उसको सहायता करने के तैयार हैं। हमारे 6 के 6 शिक्षक यहाँ से जाएं, और 6 को 6 का चयन हो जाए, तो और भी गौरवशाली पल मेरे बिहार के लिए होगा ये 2021 कि हमारे 6 के 6 शिक्षक पुरस्कार लेकर के भारत सरकार से आएंगे। तो मेरे लिए तो और गौरव की बात होगी। इस टीओबी जो टीम है हमारे टीचर्स ऑफ बिहार का, जो आयोजन किया है, उनके लिए भी इतिहास रचने की बातें होगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन करें, और जो भी संभव हो सके हम लोग उसकी सहायता करेंगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत सर आपके इस सुंदर वचन के लिए। अब साहू सर, हम लोग चाहेंगे कि जो शिक्षक नेशनल टीचर अवार्ड 2021 है, उसकी क्या रूपरेखा है, हम लोग पप्पू सर से स्क्रीन पर लेकर समझने का प्रयास करें, और फिर बीच बीच में हम लोग एहसन सर और योगेश सर का भी विचार उसमें लेंगे कि और क्या जरूरत है, क्योंकि जो मूल्यांकन है उनका नजरिया सर लोगों के पास है। तो हम चाहेंगे कि अपनी टेक्निकल टीम से पप्पू जी हमारे साथ हैं ही स्क्रीन पर। तो आइए पप्पू जी, हमारे दर्शकों को यह बताने का कष्ट कीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की जो पूरी चयन की प्रक्रिया है, संक्षिप्त में, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है, टू द पॉइंट जो तथ्य है, और उसके साथ मैं आपको जोड़ दूंगा कि एवोल्यूशन का जो मैट्रिक्स है उसको भी आप ऐड कर दें, और फिर तब हम अपने और अतिथि का उस पर विचार लेंगे। तो आइए पप्पू जी। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि एक पावर पॉइंट जो था मेरा पीपीटी, उसको अगर दिखाएं तो उससे मैं आसानी से उस पर काम कर पाऊंगा। जैसा आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए आवेदन जो है आमंत्रित कर दिया गया है। ये 1 जून से ही था, लेकिन आज तो 15 तारीख है, फिर भी हम लोग के पास अभी 5 दिन है। और होता है क्या कि इसमें 4 दिन 5 दिन का समय या हफ्ता भर का समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसको हम ना माने। लेकिन 20 जून तक हमारे पास समय है। तो एक महत्वपूर्ण तिथि है कि 1 जून से लेकर 20 जून तक आपको आवेदन वेब पोर्टल पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण तिथि है 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। तीसरा महत्वपूर्ण तिथि है 16 जुलाई से 30 जुलाई तक। ये है राज्य चयन समिति जो है आवेदन जितना प्राप्त हुआ है उसको शॉर्टलिस्ट करके 6 नामों की सूची भारत सरकार को भेजने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जी पप्पू सर, थोड़ा सा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सर अभी, कि 20 जून तक जो वेब पोर्टल खुला हुआ है उस पर हम आवेदन करें। जी 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 सर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप जो आवेदन करिएगा उसमें 2 तरह के मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स क्या है कि वो उसमें 8 क्वेश्चन आपको है, उसमें 20 नंबर, और बाकी जो है दूसरा मैट्रिक्स है वो उसका 80 नंबर, यानी कि आपका मूल्यांकन 100 नंबर पे होना है। तो उस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लें, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जी 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 सर। सही है, पप्पू सर को क्रमवार बढ़ने दिया जाए, तो क्रमवार जानकारी मिलेगी तो दर्शकों को अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जी कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट। ये सब चीज तो आवेदन के ऊपर है रखा हुआ, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैट्रिक्स है, उसको जानना बहुत जरूरी है। हम चाहेंगे कि आगे नेक्स्ट किया जाए, टेक्निकल टीम से अनुरोध है पीपीटी को नेक्स्ट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ सर, राज। ये जी बिल्कुल जी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा से लेके 8वां तक है, जिसमें आपको 20 अंक की प्राप्ति होनी है। उसी पे मूल्यांकन है। तो पहला क्या है ना कि समुदाय, अभिभावक, पूर्व छात्रों, स्कूल को किसी भी प्रकार की भौतिक अवसंरचना, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, यानी कि आपका पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम पे आधारित जितने भी चीजें हैं, वो भौतिक संरचना से लेके एमडीएम और जितने भी पुस्तकालय वगैरह की चीजें होती है, वो आपको दिखानी होगी और उसको अपलोड करना होगा। उसके संबंध में आपको लिखना होगा।
अभिभावक से आपका क्या सहयोग मिलता है वो दिखाना है, समुदाय से आपको क्या सहयोग मिलता है वो सब दिखाना है। पूर्व छात्र से, जैसे मेरे विद्यालय में मैंने स्मार्ट क्लास का निर्माण किया था पूर्व छात्र की मदद से, जिसके माध्यम से मुझे एक स्मार्ट टीवी एक छात्र के द्वारा दिया गया था, एक छात्र के द्वारा इन्वर्टर दिया गया था। एवं प्रकार से हमने 2017 में स्मार्ट क्लास का एक रूपरेखा तैयार किया था अपने विद्यालय में। तो वो हम पूर्व छात्र से सहयोग ले सकते हैं, या फिर आप लोगों ने कभी किसी ने लिया हो तो उसको जरूर डालिए, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा ये होता है कि वो शिक्षक का व्यक्तिगत प्रयास के कारण ही वो सामान आ पाता है। दूसरा में जाइए क्रम संख्या में कि पिछले 5 वर्ष में प्रकाशन, अगर आपने कोई शोध कार्य किया हो, उसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिका में कोई आलेख आपने लिखा हो, या किसी पुस्तक की रचना की हो, उसको जरूर डालिए, उसको भी डालना आवश्यक है। तीसरा में है 3 वर्षों का मूल्यांकन आपको देना है। आप जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय के शिक्षक के रूप में अगर आपने काम किया है, जिस भी भाषा में, लिटरेचर में, सोशल साइंस में या साइंस में, किसी भी जिस विषय के आप टीचर हैं, वहां पे आपको वो चीज का मूल्यांकन आपको देना होगा कि मेरा जो स्टूडेंट है 3 साल में डिक्रीज नहीं करके इंक्रीज किया हो। ये चीज बढ़ते क्रम में होना चाहिए, वो चीज आप जरूर डालें उसमें। और उसमें अगर हो सके तो स्टैटिकल जो होता है, पाईग्राम, डायग्राम, पाई डायग्राम और बार डायग्राम, ये सब का उपयोग आप जरूर करें उसमें। उससे क्या होता है ना कि जब आप बनाते हैं तो नेशनल टीम, स्टेट टीम या फिर डिस्ट्रिक्ट की टीम जो है उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और ये देखते हैं कि टीचर का जो है पकड़ आपका स्टैटिक्स पे भी है, मैथमेटिक्स पे भी है, ये सब चीज का अवलोकन वो लोग करते हैं। एक है कि क्या शिक्षक बिना किसी शिकायत के नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं? तो बिना शिकायत, इसका मतलब है कि आपका ये चीज पाठ्यिका का अगर आप पाठ्यिका लिखते हैं तो निश्चित तौर से आप जाने जाते हैं कि आप नियमित रूप से क्लास आते हैं, क्लास में कक्षा लेते हैं, कक्षा में आप कुछ न कुछ पढ़ाते हैं जो पाठ्यिका में दर्ज है। इससे ये आपको 3 से 6 महीने का, 3 महीने का रिकॉर्ड मांगा जाता है, 3 महीना का आपको PDF बना के उसमें डालना चाहिए। अगर हो सके तो जो पाठ्यिका बनाते हैं, जिसका निर्माण करते हैं, अगर कोई उच्च पदाधिकारी आपके स्कूल में आते हैं तो उस पाठ्यिका का जरूर निरीक्षण करवाएं और उस पर साइन करा के अगर देते हैं तो वो भी जब डिस्ट्रिक्ट टीम या किसी भी टीम के पास, जूरी के पास जाता है तो वो देखते हैं कि नहीं, ये विधिवत काम किए हैं और ये नियमित रूप से क्लास भी आए हैं। जो 5वां है सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण में हम लोग अमूमन जैसे क्या था, हम लोग उजाला ट्रेनिंग था, उजाला 1, उजाला 2, उजाला 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग था। और अभी दीक्षा पे, दीक्षा, निष्ठा इत्यादि पोर्टल पे जो है बहुत सा ट्रेनिंग हुआ है। उस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अगर हो तो वो जरूर डालें और उसके विषय में भी लिख के PDF बना के उस पे पोर्टल पे डाल दें। 6ठा है नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने के लिए। तो छिजित बच्चा जो होता है, जिसे हम ड्रॉप आउट को छिजित बच्चा भी कहते हैं, जो छिजित बच्चा होता है उसकी संख्या ना हो तो बेहतर है। और अगर छिजित कोई बच्चा हुआ है, मान लेते हैं 2019 में कोई छिजित बच्चा हुआ है तो उसको 2019 में लाए हैं या फिर 20 में उसको लाने का प्रयास किया है, उसको 0 करके दिखाना चाहिए। जो बच्चा अगर छिजित हुआ है तो उसको आप विद्यालय लाए, उसको वहां पे 0 कर दें। उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए 2018 कितना छिजित था और कितना आप उसको कम किए। मान लेते हैं 5 छिजित था, उसमें 1 साल में आपने 3 ही ला पाए,
दूसरे साल में दोनों को ला लिए थे, यानी कि आपका 100% रिजेक्ट होता है। नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जाता है, विभाग द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जाता है, उस कार्यक्रम की रूपरेखा को उसमें डालिए। प्रभात फेरी करके नामांकन बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा, बाल संसद द्वारा, मीना मंच द्वारा, इन सभी चीजों का जिक्र आप नामांकन बढ़ाने में करेंगे तो आपका मूल्यांकन में जो अंक होगा वो नहीं कटेगा। सातवां जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम शिक्षक हैं, और बहुत सा शिक्षक तो ये कहते हैं कि जैसे मेरा दोस्त भी कहता था कि अभी इस एज में क्या पढ़ते हो, क्या कोर्स करते हो। हम आज भी कोई ना कोई कोर्स करता हूँ, या इग्नू से हो, या स्वयं से हो, या अन्य कोई वेबसाइट जो ऑनलाइन कोर्स कराती है, तो उससे हम कोर्स को करते हैं। तो शिक्षक को कुछ न कुछ अपने आप में गुणवत्ता लाने के लिए कुछ न कुछ कोर्स करना चाहिए, जो फ्री कोर्स होता है। भारत सरकार द्वारा जितने भी वेब पोर्टल हैं एजुकेशनल, उस पर जो है फ्री कोर्स कराया जाता है, उस पर आप कर सकते हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रखता है शिक्षक के लिए कि वो अपडेट होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये मूल्यांकन में देखा जाता है, ज्यूरी द्वारा देखा जाता है, स्टेट टीम के द्वारा भी देखा जाता है कि ये शिक्षक अगर कुछ कोर्स कराते हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। उसका सबसे बड़ा है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और सर्टिफिकेट अगर उसने पास किया तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो अगर आप डालते हैं तो उसमें भी आपका नंबर जो है, जो अंक का सीमा होता है, आपका 2 है तो उसमें आपको 2 का 2 मिलेगा। बहुत मायने रखता है। अगर एक नंबर भी आपका कटता है तो वो आपको बहुत ज्यादा नीचे ला देगा। इसलिए इस सब चीज पे भी शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार और बढ़ने से पहले ये सब चीज पे ध्यान देनी चाहिए। 8वां है कि आपने कोई ई सामग्री, जैसे अभी पेंडेमिक काल में बहुत सारे ई सामग्री की ई पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, एनसीईआरटी द्वारा, एससीईआरटी द्वारा इत्यादि, शिक्षक हैंडबुक इत्यादि आपने तैयार किया है कि नहीं किया है। तो शिक्षक हैंडबुक क्या है? वो जो आप पाठ्यचर्या में काम करते हैं, पढ़ाते हैं, आपको प्रबंधन के बारे में लिखना है, एक आपकी डायरी होनी चाहिए, वो कैसे आप काम करते हैं विद्यालय में, वो चीज होना है। इसमें क्या है, 8 पॉइंट में आपको 20 अंक दिया हुआ है। ये 20 अंक बहुत मायने रखता है आपका। दूसरा है मैट्रिक्स में, सर नेक्स्ट किया जाए। दूसरा जो है पप्पू सर एक मिनट इंटरप्ट करेंगे पप्पू सर। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो इवोल्यूशन का मैट्रिक्स है वो 2 आधार पर होता है जी, वो दो आधार है। एक तो आपको 20 नंबर का है जो बस 20 है। जी 20 नंबर का है जी। 20 अंक बाकी आपको उसमें आपको 8 प्रश्नों के हल करने होंगे। दूसरा है आपको निष्पादन पर आधारित मानदंड। इसमें नवाचारी प्रयोग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देखता है कि टीचर जो है, जो पारंपरिक तरीके से जो पढ़ाई होती है उससे हट के उन्होंने क्या काम किया है। तो वहां पे नवाचार का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। आपने क्या किया नवाचार में? इनोवेशन, मतलब कि आपने पढ़ाई के मामले में छात्रों को अधिक से अधिक रुचिकर बनाने के लिए आपने उस पर क्या प्रयास किए। ये उसका व्यक्तिगत प्रयास देखा जाता है ज्यूरी टीम के या फिर किसी भी टीम के सामने, वो देखते हैं। इसके बाद टीएलएम का आपने प्रयोग क्या किए, टीएलएम का निर्माण जो करते हैं आप कैसे करते हैं। इसके बाद आप उसको आईसीटी का प्रयोग में क्या क्या उपयोग करते हैं व्यक्तिगत रूप से। जैसे मैंने व्यक्तिगत रूप से लैपटॉप विद्यालय में खरीद के दिया था और आज भी विद्यालय में है लैपटॉप। तो वो सब चीज है कि बच्चों को आप
किस किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से आप बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा उसमें भाग लेता है और बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा होता है। जब मूल्यांकन आप करते हैं तो ग्रेडिंग भी अच्छा होता है। ये सब चीज आपको पहला पॉइंट में आपको देना होगा। उसमें क्या है, आपका क्लास का वीडियो भी होना चाहिए जो YouTube पे आपको डालना होगा, वो सब चीज आपको डालना है। नवाचार का इसमें बहुत ज्यादा इसमें ध्यान दिया जाता है जूरी टीम का। इसके बाद है कि आपने पाठ्यक्रम के क्रियाकलापों का आयोजन किस तरह से कराते, जो चीज आप पढ़ाते हैं उस पर आप कैसे काम करते हैं, बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, प्रयोग के माध्यम से पढ़ाते हैं या कैसे पढ़ाते हैं, उसकी विधि क्या होती है, एवं प्रकार से आपको ये सब चीज का उसमें बजाते सारा PDF बनाना है और उसको डालना पड़ता है। तीसरा है सामाजिक जागरूकता के लिए आप क्या करते हैं, समाज को एकजुट करने के लिए आप क्या करते हैं, राष्ट्र निर्माण अखंडता के लिए क्या करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि सामाजिक जागरूकता, जैसे कि टीकाकरण का भी, जैसे हमारे समाज में भी, हमारे मोहल्ले में भी अभी टीकाकरण लेने के नाम पे बहुत सा कुछ आगे आदमी नहीं आते हैं, तो उसमें हम समाज के प्रति क्या काम किए। जैसे मिजिल्स का था, टीकाकरण हो रहा था, तो उसमें भी हम लोग ने समाज को जोड़ा। इसके बाद प्रभात फेरी निकाला और गांव में सभी समाज को बताया कि ये मिजिल्स का टीकाकरण बहुत अच्छा है। इसी प्रकार सरकार के द्वारा जो भी चलाया जा रहा है सामाजिक कार्य, उसको आपको, क्योंकि समाज का हर घर से हर बच्चा आपके स्कूल में आता है, इसलिए उसको जोड़ना है। तो उसके एवज में क्या आपको है, फोटोग्राफ्स देना है। इसके बाद जो भी आपने काम किया है उसको लिखना है, फोटोग्राफ्स देना है, वो सब सारी चीज करना है। राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय अखंडता के लिए हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय जो त्योहार होता है उसमें समाज को शामिल करते हैं, अभिभावक को शामिल करते हैं, बच्चों को शामिल करते हैं और राष्ट्रीय अखंडता के प्रति हम लोग एकजुट होकर उसको एक उदाहरण पेश करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये सब चीज जो है ये आपको बहुत ही ठोस या क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको लिख के प्रस्तुत करके वीडियो बना के उसको डालना होता है। सबसे ज्यादा नंबर आपको 80 नंबर इसी में है। यहीं से आपका चयन का प्रक्रिया स्टार्ट होता है कि आपको इसमें दोनों मैट्रिक्स में कितना आपको नंबर आता है। सर सर बहुत धन्यवाद। अब हम अपने टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि योगेश सर और एहसन सर को स्क्रीन पर लाएं और उनसे तब सवाल होगा। योगेश सर और एहसन सर से बहुत सुंदर आपने दो फैक्टर्स के बारे में डिटेल से बताया कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड है, और बड़ा बिंदुवार बताया। तो सर अब चाहेंगे योगेश सर से, और एहसन सर भी हमारे स्क्रीन पर हैं, उनसे ये सवाल है कि ये जो पुरस्कार का जो जितना भी चीजें चर्चा हो रही है उसमें दस्तावेजीकरण का क्या इंपॉर्टेंस है और किन किन फैक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। योगेश सर आपसे पहला ये होगा और तब हम सपोर्ट चाहेंगे एहसन सर से कि किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए दस्तावेजीकरण। यहाँ निदेशालय में काम करने के दौरान कुछ टीचर्स का ये जो रिपोर्ट है वो मुझे देखने का मौका मिला है। तो उसमें कई बार ये देखने से पता चलता है कि हमारे टीचर्स जो हैं काम तो बहुत अच्छा करते हैं, सारा मतलब मेहनत भी काफी उन लोग करते हैं, लेकिन अपने काम का दस्तावेजीकरण सही ढंग से जितना करना चाहिए उस ढंग से हम लोग नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लें कि सामाजिक जागरूकता का ही कोई काम कर रहे हैं, या तो कोई प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, या फिर वृक्षारोपण का ही काम मान लीजिए छात्रों द्वारा करवा रहे हैं, तो आप प्रॉपर उसका आप कम से कम ये दिमाग में रखिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो आगे ये मेरे लिए कुछ काम आ सकता है।
तो उस समय कुछ फोटोग्राफ्स उसके कलेक्ट कर लें, कुछ फोटोग्राफ्स अपने रखवा लें खिंचवा करके, ताकि ये सब जो दस्तावेज जब आप अपना बनाइएगा उसमें ये सब काफी काम आता है। इसी तरह जो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी जो प्रेजेंटेशन था इसमें, कि सबसे ज्यादा रोल हम लोग का इसमें जो पुरस्कार में जो वेटेज है एक तरह से इनोवेशन को दिया गया है। ये इनोवेशन जो है हम लोग का इनोवेशन और जो आईसीटी का पार्ट है, तो ये हमारे टीचर जो हैं, आप किसी इस पे विशेष ध्यान दे करके हम चाहें तो अपना वेटेज पॉइंट इसको बढ़ा सकते हैं। अब अभी आज के डेट में हम लोग के पास सबके पास मोबाइल है एक तरह से देखा जाए तो, और एंड्रॉयड मोबाइल ये लगभग लगभग सभी शिक्षकों के पास रहता ही है। तो हम लोग चाहें तो उसी को अपने इनोवेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और उसका दस्तावेजीकरण अपने मोबाइल के द्वारा भी ये कर सकते हैं, और उसको मोबाइल से भी फोटो खींच के या फिर जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करते हैं या फिर अपने बच्चों को ये कर पढ़ाते हैं उस ढंग से, तो उसका सपोर्ट लेकर के उसको उसमें एक तरह से ये जो पॉइंट है हम लोग बढ़ा सकते हैं। और इस तो जितना हम लोग जो फोकस एक तरह से जो ये पुरस्कार में देखिएगा कि हम लोग को एक स्ट्रेटजी बना के भी चलना होगा कि किस पॉइंट पे हम लोग जिसमें ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा जोर दे करके उसमें उसके प्रति फोकस रहते हुए उसका ज्यादा से ज्यादा हम लोग फायदा उठा सकें। तो मेरा यही कहना है कि जो भी शिक्षक बंधु हैं अगर इस पुरस्कार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम जो उनका रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर, जैसा कि प्रेजेंटेशन में दिखा, सारे वेटेज पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपना जितना ज्यादा से ज्यादा जो अपनी जो एक तरह से काबिलियत है, एक्सपर्टीज है, वो सबको आप उसमें दिखा सकें। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोग का। मतलब एविडेंस चाहिए, उसका साक्ष्य चाहिए एक तरह से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया योगेश सर। हम चाहेंगे एहसन सर इसमें कुछ अगर आप जोड़ना चाहें, जो दस्तावेजीकरण है, चूंकि आपका अनुभव, आपका फिर चेहरा कट रहा है सर, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर लिया जाए, चेहरा थोड़ा का। जी जी जी, मोबाइल पर होने से गड़बड़ हो गया है, हमारे यहाँ लैपटॉप पर ज्यादा सिग्नल है नहीं। हाँ, जी 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 सर जी, आप चेहरा आ रहा है? जी जी जी, आ रहा है। थोड़ा सा और नीचे चेहरा कर लिया जाए सर, कैमरा को थोड़ा सा और तिरछा। जी ठीक है, अब ठीक है सर। जी सर, देखिए एक्चुअली जो सबसे ये है पुरस्कार पाने के लिए दस्तावेजीकरण ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आप लाख मेहनत कर रहे हैं स्कूल में, लेकिन वो अपने आप तक ही आपका सीमित रह जाएगा अगर आप दस्तावेजीकरण कुछ नहीं करते। एक तरह से समझिए कि आप बहुत अच्छा गायक हैं और सिर्फ अपने बाथरूम में गुनगुना के रह जाते हैं, तो उसको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, किसको कौन देखेगा? वही स्थिति दस्तावेजीकरण की बात कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन किसी को नजर ही नहीं आ रहा है, या जिसको मार्किंग आप पर करना है या जिसको पुरस्कार देना है वो देखेगा ही नहीं, तो आपको कहाँ से मार्किंग करेगा, कहाँ से पुरस्कार देगा कि हाँ ब्रजमोहन मंडल जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं या कोई और आदमी कितना काम कर रहा है। दो बातें सबसे जरूरी चीज होती है। एक तो सबसे पहला है कि आप वर्क कीजिए स्कूल में, सिर्फ हाई फाई करके जो है आप पुरस्कार नहीं ले सकते, लेकिन वर्क अगर आप वर्क कर रहे हैं तो उसका हर जगह पर आपको दस्तावेजीकरण करना होगा, हर जगह आपको उसका अचीवमेंट शो करना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपका अखबार में फोटोग्राफ आता है, उसको आप रखिए। आपका कोई लेख छपता है, अब तो बहुत सारे लेख छपने के साधन हो गए हैं, तो उनको भी दस्तावेजीकरण में आप रखिए। पहले था कि कोई बिरले ही किसी का लेख छपता था, लेकिन अब तो आप जो भी एक्टिविटी करते हैं कहीं ना कहीं आप किसी बहुत तरह की ई मैगजीन टाइप के अखबार आ गए हैं जिस पर आप लिख रहे हैं, या अलग अलग साइट्स हैं या अलग अलग ऐप्स हैं जिस पर आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उनको लिख रहे हैं। इसलिए पहला काम है शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप काम कीजिए, और उतना ही इम्पोर्टेंट है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। आप डॉक्यूमेंटेशन के जरिए दुनिया को दिखाते हैं, अपने ऑफिसर्स को दिखाते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपको पिछली बार ये उमाकांत जी आपको याद होगा कि
ब्रजमोहन मंडल जी ने उनका अपना पुरस्कार भेजा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उनको कम से कम राजकीय पुरस्कार तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा दुखी हुआ। मैंने जानना चाहा तो पता चला कि इन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत ही नहीं की। हालांकि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, जंगल जंगल जाके, घर घर जाके, न केवल अपने गए, हम लोगों को दौड़ाया, आप लोगों को, बांका के सभी शिक्षकों को दौड़ा के, जो डिप्राइव क्लास के बच्चे थे उनको नामांकन कराया, कम से कम 3,500-4,000 नया नामांकन कराया। उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उनका क्या था कि उन्होंने कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं किया। तो हमको लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो है ये दस्तावेजीकरण ही है। दस्तावेज को आपको प्रस्तुत करना होगा। हर एक एक्टिविटी, अच्छी एक्टिविटी जो समाज में अच्छा मैसेज लेके जाती है या लोग उससे कुछ हासिल करते हैं या कोई अचीवमेंट होता है, उसको आप जरूर जो है दस्तावेज में ले आइए, डॉक्यूमेंट में ले आइए और उसको जरूर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कीजिए और तभी कुछ होगा। अभी बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया इन्होंने, पप्पू जी ने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना लोग वहां पर सुने हैं, देख रहे होंगे, वो उसको पूरा फॉलो करें। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, आप सिर्फ हाँ या ना में लिख देने से, आपकी पार्टी का लिखते हैं तो हाँ में लिख दिए तो उससे नहीं होगा, उसका दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा कि हाँ ये पार्टी का लिख रहे हैं। आपका रिजल्ट इस साल मैट्रिक में पिछले साल 70% था, इस बार 90% था, 20% बढ़ा हुआ है। लेकिन उसके लिए दस्तावेज आपके पास होना चाहिए ना, किसी के जरिए लिखा हुआ आना चाहिए, किसी का सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट उसमें होना चाहिए, या आपने बहुत अच्छा किया तो अखबारों में आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। तो ये सब चीज जो है बिना डॉक्यूमेंटेशन के ये नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन के बिना तो आप एकदम बिल्कुल बाथरूम सिंगर बन के रह जाइएगा और कोई उसका ये नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो डॉक्यूमेंटेशन। जी बहुत शुक्रिया सर। और अब हम चाहेंगे साहू सर, हमारे ऑडियंस के भी कुछ सवाल आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अब ऑडियंस का कुछ सवाल लिया जाए, हम अपने अतिथियों के सामने रखेंगे। तो देखिए साहू सर शुरुआत कीजिए, आपके लिए। हाँ, देख, पप्पू सर से मैं चाहूंगा इस प्रश्न को देखें कि नियोजित शिक्षकों को कैसे ये पुरस्कार मिलेगा। पप्पू सर, ये वीरेंद्र कुमार जी का सवाल है जी। हाँ, वीरेंद्र कुमार जी का सवाल है। पप्पू सर सवाल को देखिए, मैं चाहूंगा कि आपसे इस पर कुछ जवाब आए। नियोजित शिक्षकों को कैसे ये पुरस्कार मिलेगा? वीरेंद्र जी, ऐसा है कि भारत सरकार का यह नियम है कि जो नियमित शिक्षक और कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक होते हैं उसको राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया जाना है, लेकिन आप राज्य स्तरीय पुरस्कार ले सकते हैं। आप इसी फॉर्म को भरें, 20 तक भरें। अच्छा पप्पू सर, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों में किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए? कौन कौन से शिक्षक इसमें भाग ले सकते हैं, इसको जरा आप बताइए। इसमें योग्यता कोई नहीं है, योग्यता है कि आप शिक्षक हैं, आप उस अनुकूल काम किए हैं जिससे आपको राष्ट्रीय स्तर या राज्य के स्तर का पुरस्कार दिया जा सके। जैसे आसन सर बता रहे थे कि जो भी काम करते हैं आप, उस काम का एविडेंस चाहिए। आप तो सर भी जाते होंगे, पहले डीओ साहब थे तो जाते थे तो पट्टिका की खोज करते थे, तो बोलते हाँ सर बना रहे हैं। जब देखने मांगते थे तो पता नहीं सर सर देखते थे। तो वो चीज है कि आप सही काम करें तो आपको जरूर मिलेगा। जैसे इसमें एक सवाल ये था कि किस प्रकार के शिक्षकों को इसमें फॉर्म भरना चाहिए? साहू सर थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे। नियोजित दोनों भर सकते हैं, लेकिन जो पुरस्कार का क्राइटेरिया है, अगर राष्ट्रीय स्तर की पुरस्कार मिलना है तो केवल नियमित शिक्षक को ही मिलेगा, और राज्य स्तर जो पुरस्कार है वो नियमित शिक्षक को भी मिलेगा, नियोजित शिक्षक को मिलेगा, पंचायत शिक्षक शिक्षा मित्र को भी मिलेगा। थोड़ा सा इसमें साहू सर, थोड़ा सा इसमें हम चाहेंगे योगेश सर और एहसन सर, चूंकि बहुत सवाल लोगों का होगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं हमारे स्कूल में ही काम करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, उनके लिए राज्य स्तर पर पिछले बार भी पुरस्कार मिला है, जैसा कि एहसन सर ने कहा बांका से हमारे प्रोजेक्ट गर्ल्स के सुमन सिंह को मिला था। तो योगेश सर थोड़ा सा अपने मुखारबिंद से इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया जाए। जी हेलो,
जी 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 जी। जैसा सवाल तो कि सुन अभी लिया होगा जी। जी जी, जैसा कि अभी पप्पू जी ने बताया कि जो नियमित नियोजित शिक्षक हैं वो भी इस पुरस्कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें चूंकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए एक बाध्यता है कि नियमित शिक्षक होना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे राज्य स्तरीय पुरस्कार जो है शिक्षक पुरस्कार है, उसमें वैसे शिक्षकों को जो शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो उनको राज्य स्तर का पुरस्कार, ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में भाग लेने के लिए देते हैं, मौका देते हैं, और उसमें चयनित भी करते हैं हम लोग। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो नियोजित शिक्षक हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। राज्य स्तर शिक्षक पुरस्कार भी काफी बड़ा पुरस्कार है, पूरे स्टेट में आपका रिकॉग्निशन होता है इसके लिए, और आप उसके लिए पूरा प्रयास कीजिए। और आप लोगों को यदि एलिजिबल आप हैं, क्राइटेरिया में फिट आते हैं, और जो जितना जो क्राइटेरिया है उसमें जो सबसे अधिक आप लोग जिनको मिलता है, तो सारे शिक्षकों वैसे शिक्षकों को हम लोग राज्य स्तर के पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल सर, अगला सवाल साहू सर। जी धन्यवाद सर। स्क्रीन पर लाया जाए सवाल को। ज्योति कुमारी का ये सवाल है। पप्पू सर से मैं अनुरोध करूंगा, इस सवाल पर देखेंगे। एक शिक्षक स्वयं को नामित करता है और रिजेक्ट भी होता है, कुछ सेलेक्ट भी होते हैं, और शायद प्रक्रिया की जटिलता की वजह से कुछ वंचित भी रह जाते हैं। तो क्या इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए पप्पू सर? ऐसा है ज्योति जी कि हमारे राज्य में 3 से 4 लाख लगभग शिक्षकों की संख्या है, और सभी स्वतंत्र रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिजेक्ट और सेलेक्ट होने की जहां तक बात है, तो आपको मैट्रिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो मानदंड बनाया गया है उस मानदंड के अनुकूल अगर आप आते हैं तभी आप सेलेक्ट हो पाते हैं, अन्यथा आप को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि हमारे बिहार राज्य में अमूमन कम से कम 100 शिक्षक जरूर हैं ऐसे जो भरते हैं, और क्राइटेरिया के अनुसार ही वो सभी उसको ले पाते हैं। जी 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 निश्चित रूप से सर का कहना बिल्कुल सही है कि मैट्रिक्स के जो हैं मानदंड जो हैं उनके आधार पर आपकी तैयारी होनी चाहिए, दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, और फोटोग्राफ्स वीडियो जो भी है वो साक्ष्य रूप में लगाइए, आप जरूर आएंगे। साहू सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है हमारे इंजीनियर कुमार प्रशांत जी का। वो पूछते हैं, इस तरह के पुरस्कार के लिए क्या किसी पैरवी सब की भी जरूरत होती है? एहसन सर, एहसन सर और योगेश सर जी दोनों जी हमारे अधिकारी संवर्ग से हैं, तो इस सवाल को जी 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 स्क्रीन पर लाया जाए एहसन सर को। जी सर, सवाल है, इंजीनियर कुमार प्रशांत जी पूछ रहे हैं कि इस तरह के पुरस्कार के लिए क्या किसी पैरवी सब की भी जरूरत होती है? देखिए, उमाकांत जी या आप जो इंजीनियर प्रशांत जी हैं, आप पहले ये देखिए, हम लोग तो जिला में रह के काम किए हुए हैं इस कमेटी में। जिला में अब तक की जो स्थिति है, शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां पर जबरदस्ती लोगों से आवेदन नहीं मंगाया जाता कि भाई आप भर दीजिए, आखिरी डेट हो रहा है, आखिरी डेट हो रहा है, आखिरी डेट हो रहा है। पैरवी तो यहाँ ये होती है कि जल्दी से भरो भाई, किसी तरह से जिला जो है नील नहीं चले, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। जी 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 पूरे जिला में आके देख लीजिए, कुछ बड़े जिलों को छोड़ दीजिए, बांका में जितना दिन भी हम रहे, हम लोग जबरदस्ती मंगाते रहे। मधुबनी में 10 बार कंपटीशन हो जाता था, है ना। तो और जगहों पर तो जबरदस्ती कोई लाता था, मैंने हम लोग टाइम ये हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसको हम लोग जबरदस्ती भेज देते। देखिए, शिक्षक पुरस्कार के लिए सब आदमी अगर अप्लाई कर दे तो कैसे ये भाई, उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी हो। जो इसके मैट्रिक्सेस अभी पप्पू जी ने आपको बताया, आप फर्स्ट लुक में आप देख के मान सकते हैं कि इसके लिए कोई आदमी तभी एलिजिबल हो सकता है फर्स्ट लुक में, प्रथम दृष्टव्य, जो कम से कम 2 साल से इसके लिए प्रयास कर रहा है ना। अगर हमको सब आदमी कोई अच्छा काम करता है तो सोचता है छोड़ो ना भाई, हमको अपना
क्या करना है, हम इसको अच्छा से कर रहे हैं, हमको संतुष्टि हो जा रही है। लेकिन वही जो सोचता है कि हाँ हम दिखाएं लोगों को, हम पुरस्कार लेना चाहेंगे, हम आगे बढ़ना चाहेंगे, अपनी बात से आगे लोगों को बढ़ाना चाहेंगे, तो वो व्यू वाला आदमी ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैरवी तो पड़ती ही होगी, लेकिन क्योंकि ये राज्य स्तर की बात है, कहीं कोई पैरवी नहीं चलती है। सिर्फ आपका एक्टिविटी, आपका आवेदन और आपका डॉक्यूमेंटेशन ही काम है। जी बहुत शुक्रिया सर। अहसन सर से मेरा एक सवाल होगा सर, ये अहसन सर से मैं उनकी ही बातों में जोड़ना चाहता हूँ कि पहले ऑफलाइन की प्रक्रिया थी, अब ऑनलाइन की प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को और नहीं ऐसा लगता है कि और यह जो प्रक्रिया है पारदर्शी है, इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है? सर डिप्टी डायरेक्टर सर, एक बार फिर सवाल दोहराइए। तो कहना है कि पहले ऑफलाइन प्रक्रिया थी, अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई, तो अब ऑनलाइन प्रक्रिया होने से ज्यादा पारदर्शी हो चुका है पूरा क्रियाकलाप, सर ऐसा आप मान रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बहुत ये से हुआ है ना, पारदर्शी पहले से बहुत अधिक पारदर्शी हुआ है, और हमको लगता है कि इसका विस्तार भी अच्छा खासा हुआ है ना। पहले बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते थे, है ना, जो थोड़ा बहुत चाहते थे, नेता टाइप के लोग या ये टाइप के लोग आते थे, अपना डॉक्यूमेंटेशन किया, या कोई लेखक होता था, है ना, उनके स्कूल की क्या स्थिति है कोई नहीं जानता था, है ना, उनके स्कूल की क्या अंदरूनी स्थिति क्या है इस पर कोई नहीं जानता। लेकिन अब इसमें पारदर्शिता बहुत आई। अब ऐसा आप ये नहीं हो सकता है कि आप जो है अच्छा काम स्कूल में नहीं करें, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देके पुरस्कार प्राप्त करें, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हर लेवल पर अब कमेटी होगा। इवन जब राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी चुना गया था, मुझे याद है पप्पू जी का, तो एक टीम आके उसने इनको स्कूल का पूरा वेरिफिकेशन किया था कि वाकई में ये आदमी ठीक है कि नहीं है। पारदर्शिता बढ़ी है, और ये नहीं हो सकता है कि आप स्कूल में काम कुछ मत कीजिए, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर आप ले लीजिए, ये भी नहीं हो सकता है। और स्कूल में अच्छा काम कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाते। जी बहुत धन्यवाद सर। देखिए अगला प्रश्न है कुमार आर्यभट्ट जी का। कुमार आर्यभट्ट जी कहते हैं कि मैं इस मंच से एक विचार साझा करना चाहता हूं कि क्या इस पुरस्कार को पाने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव नहीं होने चाहिए? क्या एक शिक्षक खुद से यह लिखे कि वे काफी गुणी शिक्षक हैं, इसलिए मुझे इस प्रक्रिया के लिए चयनित किया जाए? मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। आप लोग मेरे प्रश्न को कैसे देखते हैं? उचित लगे तो मेरे प्रश्न रखा जाए, खासकर जो पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं उनसे। जी हेमंत जी, हेमंत जवाब उमाकांत जी। जी सर, जी सर जी। तो कुछ बनना है तो आवेदन तो देना ही ना पड़ेगा। कोई चीज अचीवमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जी सर, जी जी जी, है ना। हमारे आईएएस बनना है तो यूपीएससी का एग्जाम देना, पीटी और मेंस सब देना पड़ेगा, तब ना आप आईएएस बनिएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इनकी इच्छा है कि जो शिक्षक हैं उनसे भी पूछा जाए, तो हेमंत सर को थोड़ा स्क्रीन पर लाया जाए। हेमंत सर, ये प्रश्न आपने सुना कुमार आर्यभट्ट जी का, या दोहरा दूं? आवाज आपकी नहीं आ रही है सर, आवाज। अब सर? हाँ जी 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 आ रही है। जी सर कंटिन्यू कीजिए। मुझे प्रश्न तो मुझे सही बात कि यदि लगता है नेटवर्क इशू है, आवाज सर की ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। पप्पू सर, आप इस प्रश्न को किस रूप में देखते हैं? जी ऐसा है आर्यभट्ट जी कि आपको स्वयं निर्धारण करते हैं कि हम कैसे हैं। उसके लिए एक टीम बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट टीम है और राज्य स्तरीय टीम है, जो आपके स्कूल को विजिट करती है और आपके सभी जो आपने फॉर्म में उसको फिलअप किया है, जो भी दस्तावेज दिए हैं, उसको सही है या नहीं है
उसके लिए एक टीम जाती है आपके स्कूल, जैसा कि अहसन सर ने भी अभी बताया, तो वहां पे निर्धारण होता है। और इसके पहले जो आपका था ऑनलाइन नहीं था, जहां तक पैरवी करने की बात हम सुन रहे थे, तो इसमें तो कम से कम इतना है कि स्वयं मैं क्या हूँ ये तो हमको देखने का मौका मिलता है। जब बाहर से टीम आती है, डिस्ट्रिक्ट की टीम आती है और स्टेट की टीम आती है, जब वो देखते हैं तो आपका निर्धारण वो करते हैं कि आप उस लायक हैं या नहीं हैं। जो चीज आपने साक्ष्य दिया है उस आधार पे फिर आपका चयन होता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, फिर स्टेट से नेशनल के लिए। जी बहुत बढ़िया जवाब। निश्चित रूप से अब अगला प्रश्न जी साहू सर। उमाकांत जी सुनिए, उमाकांत जी एक बार हम और कर देते हैं एक और बात। जी सर, जी सर, की बात है ना। जी अगर सर, आप छोड़ दीजिएगा पदाधिकारी पर कि अपने से चुने, तो पता चला कि सारा बीआरपी और सीआरसी जो है नॉमिनेट हो गया। जी सर। तो सर जी सर जी। तो सर अगला प्रश्न है अपराजिता कुमारी जी का। साहू सर। हाँ जी, इनका सवाल यह है अपराजिता कुमारी का कि शिक्षक आवेदन करने में गलतियां कहाँ करते हैं। हमको लगता है इसका जवाब योगेश सर से लिया जाए। जी योगेश सर। हाँ योगेश सर, असिस्टेंट डायरेक्टर जन शिक्षा। योगेश सर कहाँ गलतियां करते हैं जी? टेक्निकल टीम से निवेदन होगा। जी सर, आप प्रश्न आपके स्क्रीन पर है सर कि शिक्षक का आवेदन करने में गलतियां कहाँ करते हैं। जी जी आवाज जा रही है सर? योगेश सर, शायद योगेश सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आप पप्पू जी आप देख रहे हैं तो इसका उत्तर पप्पू जी से ले लें, चूंकि पप्पू जी काफी टेक्निकल इशू पर बात कर रहे थे। जी 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 तो हम चाहेंगे कि इस प्रश्न के उत्तर में पप्पू सर टेक्निकल इशूज कहाँ कहाँ आते हैं उस पर थोड़ा प्रकाश करिए। जी, आप जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पे जिस समय रजिस्ट्रेशन होता है, सबसे पहले तो गलती वहां भी हो सकती है, और उसको सही से देख के भरें। रजिस्ट्रेशन के दिन से वो आपका सही अगर होगा, सही पासवर्ड आपको रहेगा, सही ढंग से आप भरे रहेंगे, तो आपको आगे चल के कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत भी होता है तो आपके पास आईडी और पासवर्ड दोनों है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं, बशर्ते कि आप फाइनल सबमिशन ना करें। आप किसी कोई भी प्रक्रिया जो आप पहले कर चुके हैं उसको पुनः आप कर सकते हैं। गलती इसमें होने का चांस नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, तो गलती होने का चांस नहीं होता है। आपको पहला स्टेप दिया हुआ है तो उसमें ये चीज डालना है, उसमें लिखना है, फिर वहां पे दिया हुआ कि ये आपको अपलोड करना है, पीडीएफ में अपलोड करना है, वो लिखा हुआ है वहां पे, यूआरएल पे अपलोड करना है। तो आपके पास यूआरएल अगर है और पीडीएफ अगर है और फिर राइटअप में है, तो 3 चीज में होता है। गलती एक चीज हो सकता है कि जैसे कि हिंदी में अगर कोई भर रहे हैं तो उसमें जब आप टाइप करते हैं तो गूगल हिंदी से ही टाइप लेगा, ये चीज बहुत मायने रखता है। फिर आप फॉन्ट अगर कुर्ती दे दीजिएगा तो वो नहीं लेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऑडियंस का है तो स्क्रीन पर प्लीज। जी राघवेंद्र कुमार झा जी का सवाल है कि जो शिक्षक राजकीय पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं तो क्या वे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य हैं? यदि हैं तो उनके लिए क्या कोई विशेष अर्हता की आवश्यकता है? तो पप्पू जी। जैसा कि साहू जी बैठे हुए हैं, जी 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 बिल्कुल, पुरस्कार लेके बैठे हुए हैं, तो हमें नहीं लगता है कि राजकीय पुरस्कार मिलने के बाद और कोई विशेष अर्हता आपके पास हो तब जाके आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, ऐसा नहीं है। जितना अर्हता आपको राष्ट्रीय पुरस्कार में चाहिए उतना अर्हता आपको राजकीय पुरस्कार में भी चाहिए। तो हमें नहीं लगता राघवेंद्र जी कि ऐसा कुछ है। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है ऑडियंस का तो प्लीज।
स्क्रीन पर। जी साहू सर, लीजिए प्रश्न। जो सवाल है उमेश नारायण महतो का, यह सही है कि हमारे नियोजित भाई भी विद्यालय और शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए शामिल किया जाए। एक बात और, नियमित शिक्षकों की संख्या घट रही है, इसका अर्थ है आगे यह पुरस्कार बंद करने जा रही है। तो यह सवाल डिप्टी डायरेक्टर हसन सर से लिया जाना चाहिए कि इसमें उनका पर्सनल विचार होगा सर का। जी 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 जी, सर का पर्सनल विचार होगा। हाँ जी। नहीं, इसमें देखिए केंद्र सरकार क्या करती है इस पर हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार तो आपको इसका फायदा दे रही है ना। और जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं, 3-4 साल के अंदर में लगभग सभी नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। और उनको भी नियोजित क्यों कर, नियमित में हमको तो नहीं लगता है कोई फर्क किया जा सकता है। जैसे अब सेवा शर्त नियमावली बन रही है धीरे धीरे सर स्वयं ये के, तो उसको भी हमको लगता है कि आज नहीं तो कल सरकार को लेना ही पड़ेगा। और जैसे बिहार सरकार ने लिया है उस तरह से केंद्र सरकार भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको भी मान्यता देगी और उसे लेगी। हम यही आपसे कह सकते हैं, क्योंकि हम बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं, आगे के बारे में तो हम नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे हम लोगों के लिए कुछ अच्छा नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छा हो, क्योंकि अब तो वही रह जाएंगे 3-4 साल। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, आपने एक उम्मीद जगाई है और ऐसी संभावना व्यक्त किया है कि हो सकता है आगे इसमें कुछ परिवर्तन हो और सभी को मौका। बिहार सरकार भी नहीं लेती थी तो उसने लेना शुरू कर दिया, तो केंद्र सरकार भी, राष्ट्रीय सरकार भी लेगी और जरूर लेगी, हमको पूरा विश्वास है। धन्यवाद। अगला सवाल चांदनी समर जी का है। चांदनी समर जी का सवाल है कि सर, वर्ग में पढ़ाते समय हम अपनी गतिविधियां का रिकॉर्ड तो नहीं रखते हैं, तो क्या उनका विवरण देना काफी नहीं होगा? हम चाहेंगे कि कोई भी सर, हमारे जो अतिथि हैं, चूंकि इस पर बात पहले भी हुई है दस्तावेजीकरण को लेकर के, तो हम चाहेंगे कि कोई भी अतिथि जो हमारे हेमंत कुमार सर से सवाल लेना अच्छा रहेगा सर का। हेमंत कुमार सर का इस पर क्या विचार है? हेमंत सर। जी जी, हेमंत सर। जी सर। सवाल आपने सुना या फिर दोहरा दिया जाए सर? जी जी, चांदनी समर जी का प्रश्न है कि जैसे हम लोगों ने विभिन्न गतिविधियों द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, किंतु उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि यह पुरस्कार के लिए नहीं रखा गया किया गया था या पुरस्कार का ध्यान नहीं था, तो यदि इस बार आवेदन कैसे किया जाए? इससे पहले इनका प्रश्न था कि क्लास में तो पढ़ाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते हैं, तो क्या पुरस्कार के लिए क्या किया जाए? यही प्रश्न था, इससे पहले था इनका। जी सर, इसमें रखना पड़ेगा, ये आवश्यक है। जब हम आवेदन करेंगे, जो मापदंड है उसको हम नहीं पूरा करेंगे तो हमारा आवेदन जिला में ही छट जाएगा। इसीलिए इस बार नहीं कर सकी हैं, तो इस बार तो कोरोना काल चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लास यदि वो की है तो उनका यदि रिकॉर्ड है तो वो भी लगा सकती है। वो ऑनलाइन क्लास यदि बच्चों के साथ की होंगी तो वह साक्ष्य आ जाएगा कि बच्चों को पढ़ाई है ऑनलाइन, वह भी उनके मापदंड को पूरा करेगी। एक ये है। दूसरा सर, इसमें हम हमारे वरीय पदाधिकारी से कुछ आग्रह मेरा है, और पप्पू सर नहीं रख सके हैं, कि पहले के समय में राज्य पुरस्कार के लिए अलग आवेदन आता था और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अलग आवेदन आता था, उससे ज्यादा शिक्षक जिला से जा पाते थे। अभी क्या है कि एक ही में दोनों आवेदन को रख दिए हैं, 3 ही टीचर को जिला से भेजना है। अब 3 टीचर यदि नियमित मिल जाए तो कोशिश रहेगा कि फिर नियोजित महिला शिक्षिका, जो 50% बिहार सरकार का मापदंड है कि महिला शिक्षिका को एकदम आवेदन 50% मिलना चाहिए, वह कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हो जाती है आवेदन करने में भी और नाम को भेजने में भी। तो मेरा सर से, दोनों सर से आग्रह रहेगा कि इसको कम से कम, इस साल तो नहीं हो पाया, अगले साल यूपी में अलग अलग होता है, राज्य पुरस्कार के लिए अलग आवेदन निकलता है और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अलग आवेदन निकलता है, जिससे हमारे बहुत शिक्षक लाभान्वित होंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है भरने का ऑनलाइन, उसमें थोड़ी कठिनाई है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है शिक्षकों को उसके लिए, लेकिन राज्य पुरस्कार के लिए थोड़ी लचीली
लचीलापन है उसमें, तो उसमें यदि सरकार अलग आवेदन करावे तो हमारे ज्यादा से ज्यादा शिक्षक जो नियोजित है या नियमित है, हमको दोनों में कोई खास अंतर नहीं नजर आता है। मेरे लिए तो नियोजित टीचर भी उतने ही माने सर्वश्रेष्ठ हैं जितने नियमित हैं। कई कई मायने में तो नियोजित टीचर बहुत अच्छे हैं। तो वैसे टीचर को भी वहां पहुंचने का मौका मिलेगा, खासकर शिक्षिका लोगों को भी। जो आवेदन का मापदंड थोड़ा बदल जाता कि राजकीय पुरस्कार के लिए अलग आवेदन जाता और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अलग आवेदन जाता, तो ज्यादा टीचर लाभान्वित हो सकते थे उससे। ये मेरा सर से भी इस प्लेटफॉर्म से आग्रह रहेगा कि सर उसको थोड़ा डायरेक्टर सर से बात करके उसमें सुधार की गुंजाइश है। यूपी में अभी भी आवेदन अलग अलग निकला है और स्टेट में अलग अलग निकलता है, तो मेरे बिहार में भी अलग निकलता तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षक लाभान्वित हो पाते उससे। निश्चित रूप से सर, बहुत बढ़िया सुझाव आपका है और इसको निश्चित रूप से लोग देखेंगे और ध्यान भी रखेंगे। तो हम लोगों का समय काफी हो रहा है और एक सवाल आया है, उसको ले लेते हैं। पहले सौरभ सुमन जी का। जी सौरभ सुमन जी का सवाल एक बार स्क्रीन पर लाया जाए, टेक्निकल टीम चुकी है जी। इनका सवाल है कि पुरस्कार में महिला आरक्षण के योग्य शिक्षक नजरअंदाज हो जाते हैं, इसमें राय दें। तो निश्चित रूप से देखिए, जो बातें आई है टीम के द्वारा, पप्पू जी इस पर बहुत कम समय में, चूंकि समय हमारा काफी हो गया है, हम लोग कंक्लूड करेंगे और फिर जी ये सवाल का जवाब, आपकी राय। मेरा ये पर्सनल विचार है कि महिला को 50% तो आरक्षण दिया ही गया है ताकि महिला भी उभर के आए एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर कोई महिला अच्छा काम करती है तो उसको आना चाहिए, और हम चाहेंगे कि योगेश सर से इस विषय में थोड़ा राय मिले तो अच्छा रहेगा। हाँ निश्चित रूप से जी। वैसे जहाँ तक ये आपका कहना है कि महिला आरक्षण से योग्य शिक्षक नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन देखिए इसमें आप इसको इस पक्ष के रूप में भी देखिए ना कि महिला आरक्षण से जो एक तरह से वंचित तबका है महिलाओं का, हम लोग का शिक्षक के रूप में, तो वो आगे उभर कर आता है। तो आप इसको अपने पक्ष से नहीं होकर सामने वाले के पक्ष से देखिएगा तो उन लोग को ज्यादा मौका मिलता है जो अभी तक इससे पीछे रहता है, तो बराबरी का मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सही है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर योग्य शिक्षक हैं तो वो एक न एक दिन जरूर सामने आएंगे और उनको उनकी प्रतिभा का जो पुरस्कार है वो जरूर मिलेगा। इसके लिए वो उनको मतलब महिला आरक्षण की वजह से वो पीछे नहीं हट सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और है स्क्रीन पर, साहू सर। रिज के द्वारा यह प्रश्न लाया गया है। कोरोना की वजह से विद्यालय बहुत लंबे समय से बंद हैं, बच्चों को यूं ही प्रमोट कर दिया गया है, तो फिर इसका दस्तावेजीकरण कैसे हो? शिक्षक के विषय में बच्चे लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसी तरह के कई और भी बिंदु हैं जिनका दस्तावेजीकरण मुश्किल है। तो मैं डिप्टी डायरेक्टर हसन सर से चाहूंगा कि इस पर उनका कुछ राय हम लोग सुन लें कि दस्तावेजीकरण अभी मुश्किल है, रिज सवाल उठा रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा दस्तावेजीकरण? विद्यालय तो बंद हैं। देखिए ऐसा है कि विद्यालय बंदी में भी जिसको काम करना है, जिस शिक्षक को, वो कर ही रहा है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो खुद आप लोग हैं जो लगातार अपना समय दे देकर और काम कर रहे हैं। पूरे कोरोना पीरियड में आप लोगों ने जिस तरह से क्लासेस चलाए हैं उसका कोई ये नहीं। तो बहुत जो आपसे नहीं भी जुड़े हुए हैं उन्होंने अपना स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें पढ़ा रहे हैं या फेसबुक से लाइव में पढ़ा रहे हैं। तो जो जिनको इच्छा पढ़ाने की है वो तो पढ़ा रहे हैं, और यही हमारा यही मानना है कि यही दस्तावेज। और बार बार हर जगह पर अखबार में भी सब बातें निकल के आ रही हैं, फोटोग्राफ्स आते हैं, ऑनलाइन ई संवाद पत्रिका आप देखते हैं और बहुत सारी पत्रिकाएं आ रही हैं और जो ऑनलाइन होती हैं, या आपका वो बाल मंच वाली पत्रिका है, या और इस तरह की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिस पर लोग लिख रहे हैं। तो वो लोग अप्लाई करें, इस तरह से दस्तावेज करें। अगर कोई दस्तावेजीकरण चाहता है तो ऑनलाइन पढ़ा के भी दस्तावेजीकरण कर सकता है। दूसरी बात है
कि ये एक हमको लगता है कि जब पुरस्कार के लिए कोई आवेदन देता है तो सिर्फ जैसे 20-21 में 21 के लिए आवेदन दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20-21 की उपलब्धियों को ही इसमें रखा जाता है, पहले वाली भी उपलब्धियों को भी उसमें लगता है, मुझे लगता है कि उसमें लोग रख रहे हैं। दस्तावेजीकरण की बात, जहां तक रिजल्ट की बात है तो आप उसको देख सकते हैं, रिजल्ट मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट को भी आप आधार मान के भी आप अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तो है थोड़ा सा काल बहुत खराब दौर से हम लोग शिक्षा के लिए गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो करने वाले लोग हैं, जिनके लिए जिनको करने की इच्छा है वो जरूर कर रहे हैं, जिनको नहीं करने की इच्छा है वो जो है चुपचाप आराम मना रहे है ना। इसलिए हमको नहीं लगता है कि इसमें जो अच्छे जो काम करने वाले होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी कोई कम है, हालांकि हमको लगता है सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है इसके। जी सर, तो थोड़ा सर स्क्रीन से आपका चेहरा कट जा रहा है सर। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत शुक्रिया, और समय काफी हो गया है तो हम लोग चाहेंगे इसको। सर एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें, सर ने 2-3 बिंदुओं पर बहुत स्पष्टता के साथ सुझाया है। जो लोग कंफ्यूज हैं कि हम दस्तावेज मेरे पास है नहीं तो हम कैसे ऑनलाइन में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, तो सर ने 2-3 मोटी मोटी बातें कही हैं कि आपने अगर कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास लिया है या कुछ अपना बनाया है बच्चों के लिए तो उस साक्ष्य के रूप में आप किए, और बच्चों के बेहतरी के लिए आपने कुछ प्रोग्राम किया है तो वो भी आप दे सकते हैं, और पिछले साल भी आपने अगर कुछ विद्यालय के लिए या बच्चों के लिए नवाचार किया है तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं। सर का कहना है कि हर हाल में इसमें शिक्षकों को भाग लेना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन है स्मिता ठाकुर जी का, इसके बाद हम लोग शो को कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए स्मिता ठाकुर का जो प्रश्न है सर, इन्होंने लिखा है कि अगर किसी टीचर को एक बार राजकीय टीचर अवार्ड मिडिल स्कूल में अच्छा काम करने पर मिला, तो फिर अगर वो टीचर किसी हाई स्कूल या +2 स्कूल में ज्वाइन करके बाद भी अच्छा कार्य कर रहा है, तो क्या फिर से वो फॉर्म फिलअप कर सकता है अवार्ड के लिए? साहू सर, इसका जवाब तो आप भी दे सकते हैं। बताइए भैया। योगेश सर से सवाल ज्यादा बढ़िया रहेगा यह। योगेश सर, कोई भी इस प्रश्न का, एक बार अगर राजकीय पुरस्कार मिल गया तो कैडर अगर लेवल चेंज हो गया तो क्या फिर ले सकते हैं, यही पूछना है इनका। जी नहीं सर, एक बार जिनको राज्य पुरस्कार मिल गया है उनको दोबारा आवेदन नहीं कर सकते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। अच्छा, पप्पू जी, आप एक शिक्षक को एक ही बार आवेदन मिलता है। जी पप्पू सर। हेमंत जी सही बोल रहे हैं कि जिसको एक बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाता है वो दोबारा अब नहीं होगा, और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलने के बाद दोबारा नहीं होता। वाह, तो चलिए सर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हम लोग शो को अंतिम कंक्लूड करने की तरफ जा रहे हैं। और सभी अतिथियों के लिए मैं एक जो वसीर बद्र का शेर है मैं आपके लिए रखना चाहता हूं। हमारे चारों अतिथि एहसन सर जो डिप्टी डायरेक्टर शोध शिक्षा बिहार, असिस्टेंट डायरेक्टर योगेश सर, और हमारे नेशनल टीचर अवार्ड अवार्डी पप्पू हरिजन सर, हेमंत सर, आपके लिए अर्पित है हमारे शिक्षक परिवार की तरफ से जो वसीर बद्र की वो शेर है। काश मेरे हाथ में होता आसमान देने का मन करता, काश मेरे हाथ में होता आसमान देने का मन करता है, सर झुक झुक जाता है इतना मान देने का मन करता है। आप लोगों ने बंजर जमीन पर चंदन उगा दिया, आप लोगों ने बंजर जमीन पर चंदन उगा दिया, आपकी मेहनत और लगन पर दिलो जान देने का मन करता है। बहुत शुक्रिया सर। खास करके मैं एहसन सर का इसलिए शुक्रिया ज्यादा करूंगा कि एक बहुत आभार करूंगा टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से कि हर मोड़ पर आपने टीचर्स ऑफ बिहार को कोऑपरेट किया है और अपनी वटवृक्ष जैसी शीतल छांव भी आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर हमें देने का प्रयास किया है। टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से आपका कोटि सा आभार सर, प्रणाम मेरे व्यक्तिगत मेरे तरफ से भी। और मैं योगेश सर का भी, पप्पू सर का भी, हेमंत सर का भी कोटि सा आभार करना चाहता हूं कि ढेरों मुश्किलें थी, बहुत सारी उलझनें थी और सबों ने मिलकर सुलझाया और हम सबों का अमूल्य मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे टीचर्स ऑफ बिहार के परिवार की तरफ से आप सबों का।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे बीच। जी धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू पप्पू सर, योगेश सर। सर हम लोग हैं स्क्रीन पर, अपने दर्शकों का भी शुक्रिया हम लोग कर दें, क्योंकि हम लोगों के साथ निरंतर इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रह करके इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया है। और हम लोग इससे जुड़े और भी जो तथ्य अनसुलझे होंगे उनको व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सभी ग्रुप्स में, टीचर्स ऑफ बिहार के सभी ग्रुप्स में शेयर करेंगे। और निश्चित रूप से हमारी ये शुरुआत है, अगले बार शिक्षक पुरस्कार के लिए हम लोग शुरू से तैयारी भी रखेंगे। इस बार बहुत अल्प समय में हम लोगों ने, हमारी टीम ने प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास करके जो टीम फाउंडर हैं टीचर्स बिहार के शिव कुमार जी का, हमारे टेक्निकल हेड शिवेंद्र कुमार सुमन जी का, और बहुत सारे लोग हैं सबों का। साहू सर, अपना अंतिम कमेंट। मैं टीओबी के इस मंच पर लेटेस्ट टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत जो अभी चर्चा परिचर्चा हुई है, उसमें मैं बिहार के शिक्षकों के लिए या इस कार्यक्रम से जुड़े हुए दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 है, इसमें अधिक से अधिक शिक्षक अप्लाई करिए, ऑनलाइन आवेदन करिए, और आपने जो विद्यालय में कार्य किया है, जो भी वीडियोस हैं, फोटोज हैं, जो क्रियाकलाप के दस्तावेज हैं, उनका पीडीएफ बनाइए और बढ़िया से दस्तावेज तैयार करिए और निश्चित रूप से भाग दीजिए। प्रत्येक जिला से 3 प्रतिभागियों को भेजना है। मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक जिला में अच्छी संख्या में ऑनलाइन आवेदन होना चाहिए, ताकि वहां से भी अच्छे, योग्य, ऊर्जावान शिक्षक चयनित होकर राज्य में जाएं और राज्य से चयनित होकर के राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता प्राप्त करें। तो यह तभी होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षक इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो बंधुओं, यह बहुत ही अच्छा अवसर है। आप अपनी प्रतिभा को दिखाइए, आप अपनी योग्यता और प्रतिभा का विस्तार आपके अंदर जो है वह और भी लोगों के बीच लाने का प्रयास कीजिए। यह एक अच्छा अवसर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।